हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक और सक्सेस स्टोरी को लेकर के। हमारे प्रीवियस बैच में गेट के 2026 बैच में एक स्टूडेंट थी शुभांगी। आज उनसे मिलवाऊंगा आपको और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, क्योंकि जो उन्होंने अकम्पलिशमेंट पाया है या उन्होंने जो अचीव किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनकी गेट बायोटेक्नोलॉजी में रैंक 149 आई थी और आईआईटी जैम में रैंक 106 आई हुई है। तो दोनों ही एग्जामिनेशन उन्होंने सेम पढ़ाई करके क्वालिफाई किया। मैं खास तौर पे शुभांगी से ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर उन्होंने एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके दोनों एग्ज़ाम कैसे टारगेट किए, इसके बारे में खास तौर पे उनसे जानेंगे। देखेंगे कि उन्होंने कॉलेज के साथ-साथ अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया, अपार्ट फ्रॉम दैट कितने घंटे पढ़ाई करती थीं, और ये सारे के सारे जो सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, we will be talking about that also. So I invite शुभांगी, आप प्लीज हमारे बीच में आइए और हमसे बातचीत करिए। थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने मुझे ये चांस दिया। एंड थैंक यू शुभांगी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी गेट बायोटेक्नोलॉजी में एज वेल एज आईआईटी जैम में। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को अपना जो आपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए और ये भी बताइए कि आपने अपना पढ़ाई जो गेट के लिए शुरू किया वो कब शुरू किया था। सो हेलो हेलो एवरीवन, मैं सर शुभांगी आर्या एंड मैंने अपना बीटेक किया था बायोटेक्नोलॉजी में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से आसाम में। एंड मैं लास्ट ईयर पास किया था 2025 में। सो अराउंड में मैंने अपना थीसिस सबमिट कर दिया था। तो जून में मैं घर आ गई थी एंड उसके बाद से ही मैंने सीरियसली प्रेप करना स्टार्ट किया गेट के लिए। तो पहले तो मैंने गेट का सिलेबस गो थ्रू किया कि क्या क्या है। एंड मैंने देखा कि जो मैंने बैचलर्स में अपना सब्जेक्ट्स किया था जैसे बायोकेम, माइक्रोबायो, ये सब, तो मेरा नॉलेज मतलब बिखरा हुआ था। मतलब मैं डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, मैं एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो तभी मैंने सोचा, एंड गेट में तो ये तो है कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है। तो तभी मैंने सोचा कि मैं ऑप्ट तो करूंगी ही ऑनलाइन कोचिंग के लिए। एंड उसी टाइम पे मैंने सर का कोर्स देखा एंड ज्वाइन कर लिया। अच्छा शुभांगी, मुझे एक चीज बताइए, आपने अपना फाइनल ईयर में गेट की पढ़ाई करनी शुरू की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये सवाल पूछते हैं और हम हर पॉडकास्ट में ये सवाल जरूर पूछते हैं अपने जो स्पीकर है उससे कि आपको क्या लगता है कि थर्ड ईयर में गेट का एग्जाम देना ज्यादा आसान है, ज्यादा बेनिफिशियल है किसी के लिए भी, या फाइनल ईयर में ज्यादा आसान है। सर ये तो असली है कि मतलब जितना जल्दी स्टार्ट करे उतना ही अच्छा है। एंड सब कॉन्सेप्ट्स में अगर पहले से ही बिल्डअप हो रहे हैं तो और भी अच्छा है। और थर्ड ईयर में तो ज्यादा लोड भी नहीं होता, तो थर्ड ईयर में देना तो अच्छा ही है। पर आई थिंक फोर्थ ईयर में तो अटेम्प्ट मेनली वो सीरियस होना चाहिए। मतलब क्योंकि थर्ड ईयर में ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो तब तो इजीली अगर इतना भी अच्छा नहीं आया तो इतना प्रेशर भी नहीं होता था। तो आपने क्या थर्ड ईयर में ट्राई किया था क्या? नहीं नहीं, मैंने थर्ड ईयर में मतलब मैंने गेट देने का सोचा ही नहीं था। मैंने सिर्फ फोर्थ ईयर में दिया था मैंने, एंड मेरा इतना अच्छा भी नहीं गया था वो, क्योंकि मैंने पहले से सोचा नहीं था। मैंने मतलब यही मेरा एक था कि मैंने लेट से सोचा था कि मैं गेट दूंगी, तो इसलिए मैंने तो आपने सिर्फ डायरेक्टली फोर्थ ईयर में ही प्लान किया था और फोर्थ ईयर में ही देना शुरू किया। यस यस यस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में पूछते हैं कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन, सबसे पहले तो गेट के बारे में कैसे पता चला, क्यों इंटरेस्ट आया आपको गेट का एग्जाम देने के लिए, और फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, कैसे पढ़ाई की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो पहले तो मतलब मेरे सारे दोस्त दे रहे थे गेट। एंड तभी मतलब मैंने सोचा कि थर्ड ईयर में तो मतलब मैं कुछ और ही सोच रही थी। मैं गेट देने का नहीं सोच रही थी, तो इसलिए इतना भी नहीं सोचा था। पर फोर्थ ईयर में जब सब देने लगे तो मतलब मुझे भी लगा कि मुझे भी ट्राई कर लेना चाहिए एक बार, पर मेरा प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं था। तो लेकिन मैंने जब देखा कि गेट से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन होते हैं, डायरेक्ट पीएचडी तो आजकल मिल ही जाता है। तो तभी से मैंने ये मतलब सोच लिया कि अभी तो सीरियसली देना है आगे। फिर जो था कि मतलब जब मैंने आपका कोर्स मैंने ज्वाइन किया था जून में,
आई थिंक जून में थोड़ा मैंने 1 वीक लेटर ज्वाइन कर लिया था, तो इससे मेरा पहले था कि मैं थोड़ा मतलब अपना जो बैकलॉग था वो मैं कवर कर लूँ, तो 2-3 दिन में वो कवर हो गया था मेरा। फिर मैंने देखा था कि जो आप बायोकेम पहले करा रहे थे स्टार्ट, एंड आपने टेस्ट का भी स्केड्यूल दे दिया था। तो पहले तो मैंने वो जो मतलब सब्जेक्ट वाइज है वो मैंने ट्राई किया, मतलब अप्रोच कि मतलब पहले ये ट्राई कर लेती हूँ। पर जब मेरा टेस्ट निकला तो मेरा अच्छा नहीं हुआ था, मतलब पहला टेस्ट। एंड मैंने आपको कहा भी था कि सर मेरा अच्छा नहीं गया ये वाला टेस्ट। फिर आपने कहा था कि इससे क्या सीखा, तो मैंने कहा था कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, मैंने एमसीक्यूज भी कम लगाए थे। फिर आपने कहा था कि मतलब और एक चीज सीखा कि पैनिक नहीं करना है, क्योंकि और लाइक लास्ट तक हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे मतलब प्रेशर में, एंड लाइक कम टाइम में कि मतलब प्रेशर में देने का आदत हो जाएगा। तो वो सच में निकला लास्ट तक। एंड जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो पहले तो सब्जेक्ट वाइज ये मतलब अच्छा चल रहा था, पर एक पॉइंट में जब हम मॉल बायो में पहुंचे, तो तब मैंने नोटिस किया कि जो पहले के सब्जेक्ट्स है बायोकेम मेटाबॉलिज्म वो थोड़ा सा मतलब भूल जा रही थी मैं। तो तब मैंने मिक्स अप्रोच ट्राई किया, एंड जो मैं पढ़ रही थी उसके ऊपर भी मतलब मैं एड ऑन करते गई जो पहले का है, नहीं तो तब रिटेन भी ज्यादा लाइक हो रहा था। एंड जो आप क्लास में भी कहते थे कि ये मतलब वो याद है ये याद है, तो वैसे भी सबसे मतलब डॉट्स ज्वाइन हो रहे थे, तो वैसे ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके। हमने ये नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया कि आपने कौन से कॉलेज से अपना बैचलर्स वगैरह कर रहे थे, वो मिस आउट हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा अच्छा, मैंने बीटेक अपने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से किया था आसाम में, एंड 2025 में पास आउट हुई थी मैं। ओके, बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में ही। हाँ हाँ हाँ, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, आपने एक्सेल भी ट्राई किया था कि सिर्फ बीटी ही ट्राई किया था? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ बीटी ही ट्राई किया था, अच्छा, एक्सेल नहीं किया। तो जैम देने के पीछे क्या रीजन था? आपने क्यों, क्या सोचा कि यार जैम भी देते हैं? हाँ हाँ, मतलब पहले तो मैंने जैसे देखा था कि मतलब जैम का जैसे सारा सिलेबस ही ऑलमोस्ट सेम ही है गेट बीटी के साथ, एक्सेप्ट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री भी तो हमें भी थोड़ा चाहिए ही है, मतलब वो थर्मोडायनेमिक्स ये सब एल मैथ्स तो है ही। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर इतना 1 ईयर के लिए प्रिपेयर किया ही है तो ये जैम को क्यों छोड़ दूं मैं फिर। And फिर मैंने जैम के जब आई थिंक जैम का एग्जाम था 15 को एंड गेट का था 7 को, तो आई थिंक 1 वीक का गैप था, उसमें मैंने जो फिजिक्स के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जैसे काइनेमेटिक्स थे, लाइक कुछ ऑप्टिक्स सब थोड़ा सा मेन टॉपिक देख लिया था। एंड लाइक एग्जाम में भी इतना कुछ इस बार हार्ड तो नहीं आया था इस बार इतना, मतलब तो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन था जैम में, वो क्या पूरा पूरा हमारे सिलेबस से ही हाँ आ हाँ गया था? पूरा हाँ जो पढ़ाया था उससे हाँ बाहर हाँ कुछ भी नहीं हाँ। आया? नहीं नहीं नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही था, सब कुछ सेम था, एंड आपकी नोट से भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम था। इवन वो जो था ना एक सर्कुलर डिप्लॉयजन का कहाँ कहाँ पीक्स आता है, वो एकदम सेम टू सेम दे दिया। तो मतलब मैं तो सोच रही थी कि मतलब ये तो एकदम लॉजिक ही लग गया, मतलब सब कुछ सेम था। तो मतलब जो नोट्स में था वो सारा का सारा आ गया हाँ एग्जाम हाँ में, हाँ हाँ, उससे ऑलमोस्ट। बाहर कुछ नहीं दिखा नहीं आपको? नहीं नहीं, बायोलॉजी का तो कुछ भी बाहर से नहीं आया, तो जो पढ़ा और था। गेट में भी आपको ऐसा ही लगा कि हाँ 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 सारा हाँ। का सारा पेपर सिलेबस जो पढ़ाया था यस उसी से आ गया? यस 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 यस, जो जो ओके। पढ़ा। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि आपका शेड्यूल क्या था, क्योंकि आप पास आउट कर गई 2025 में, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा पढ़ने का। आप घर पे लौट आई थी, तो फिर किस तरीके से आपने अपना टाइम टेबल बना रखा था, या कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? तो पहले तो मेरा ये था कि जब मैं सिलेबस देखा था मैंने, तो मतलब थोड़ा ओवरवेल्म तो हो ही गई थी कि ये सब इतना कैसे खत्म करूंगी। पर जब आपने क्लास करना शुरू किया मतलब टाइम पे, तो वो तो एक रूटीन तो था ही वो। लेकिन वो देखा था कि वो मेरा एक प्रॉब्लम था कि मैं कभी भी कुछ भी मतलब मैं कर रही थी, जैसे कभी भी एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, पीवाईक्यूज भी कभी भी, फिर रिवीजन भी कभी कभी, तो वो टेस्ट में वो दिखाई दे रहा था, लेकिन मतलब कुछ तो कम पड़ रहा था, या तो रिवीजन या तो एमसीक्यू। तो तब मैंने सोचा कि मतलब पहले तो स्केड्यूल मेरा ठीक करना होगा। पहले तो एक स्केड्यूल, एंड ऐसा नहीं है कि हमने जो स्केड्यूल हम सेट करेंगे वो लास्ट तक जाके भी सेम ही रहना चाहिए, हम वो वीकली या मंथली भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने एक वीक में 2 दिन मतलब मैंने एमसीक्यू या पीवाईक्यूज के लिए रखे, फिर 2 दिन रिवीजन के लिए,
एंड ऐसा नहीं है कि वो जो दिन मैंने रिवीजन के लिए रखा है वो सारा दिन मतलब मैं रिवीजन ही करती रहूंगी। ऐसा है कि मेन प्रायोरिटी था रिवीजन, पर उसके मतलब नोट्स भी लिख लेती थी एंड लाइक न्यू टॉपिक्स भी, तो वैसे एक शेड्यूल कर लिया। एंड हमारा एक प्रॉब्लम होता है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि मतलब हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने टाइम को। मतलब अगर हमने एक मतलब 2 घंटा पढ़ा तो तो हमें लगता है कि हमने 4-5 घंटा बैठ लिया। तो इसलिए मैंने देखा कि मैं टाइम अपना ट्रैक कर लूंगी, तो एक ना ऐप था टाइम टाइम ट्रैक का, तो मैं जब पढ़ती थी तो वो ऑन कर देती थी। एंड जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट होती थी, मतलब जब भी, तब भी मैं ऑफ कर देती थी। तो तब मैं एक्चुअल जो मैंने कितना टाइम मतलब मैंने दिया फोकस से स्टडी पे, तो वो पता चल जाता था। तो पहले 2 दिन तो मैंने देखा कि 4 घंटा ही मैक्सिमम मैं मतलब दे रही थी। तो तब जब ये रियलाइज हुआ कि कम हो रहा है टाइम, तो तब जुलाई अगस्त तक मैंने धीरे धीरे 8 घंटा एंड लाइक 10 तक मतलब मैं इंक्रीज करते गई। तो ये दो चीज तो ये ध्यान रखना चाहिए कि स्केड्यूल अपना ठीक कर लेना चाहिए एंड टाइम मतलब ट्रैक कर देना चाहिए, कि वो बहुत हेल्पफुल होता है। एंड उसके बाद तो PYQs एंड ऑल, तो जब अगर स्केड्यूल ठीक है तो वो सब तो उसके अराउंड रिवॉल्व होता रहता है। जैसे PYQs भी आपने कहा था कि मतलब सिर्फ गेट का नहीं, CSIR का भी देख लो, तो उससे एक्चुअली अगर वो सेम भी नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब बहुत मिल जाता है उससे। तो IIT जैम का भी पेपर था, वो सब भी मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, तो उससे गेट में बहुत हेल्पफुल था वो। फिर जी जी बताइए आप बताइए। एंड जो रिवीजन था, मैं वो अपने डेस्क के ऊपर जो शेल्फ था, मैंने वहां पर स्टिकी नोट्स भी लिया, मतलब मैंने लिख के रखा था जो कुछ जैसे अनकम्पर्स के नाम, कुछ कोर्स ऐसे कुछ कुछ शॉर्ट शॉर्ट चीजें जो हमें याद नहीं रहते, तो वो रिवाइज करते रहती थी जैसे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जब जो आपको नोट्स वगैरह दिए गए थे आप उसी को फॉलो करती थी कि आपने कुछ और भी पढ़ाई किया था, कहीं और से भी आपने कुछ और पढ़ा? नहीं नहीं, मैंने आपने जो नोट्स किया था वो तो मोर देन एनफ था, वहां पे सब कुछ था, तो ऐसा कुछ नहीं देखा था। उससे अलावा कुछ नहीं देखा? नहीं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जैसे CSIR के लिए भी जो टारगेट करते हैं, मैं अक्सर स्पीकर से ये पूछता हूँ कि गेट का एग्जाम और CSIR के एग्जाम में आपको क्या अंतर लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब CSIR देते हैं वो मल्टीपल यूनिट्स को स्किप कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है। क्या गेट में भी ये अप्रोच सही है कि कुछ टॉपिक्स हम छोड़ सकते हैं? क्या आपने ऐसा छोड़ा था कि आपने, क्योंकि मैंने तो अपने क्लास में सभी कुछ पढ़ाया था, तो क्या आप अपने लेवल पे कुछ छोड़ के गई थी कि सारा कुछ पढ़ के गई थी? मतलब गेट का अगर हम देखें तो मतलब पहले जो 6 मंथ्स है, टोटल तो हमें 7-8 मंथ्स मिलते हैं अगर हम जून से देखें तो। 6 मंथ्स तो हमें प्रायोरिटाइज ये सब नहीं करना चाहिए, मतलब पहले 6 मंथ्स हमें जो भी कवर करना है पहले 6 मंथ्स में मतलब कर लेना चाहिए। एंड जो बाकी के 2 मंथ है लास्ट के, वहां पे प्रायोरिटाइजेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पे अगर हम सब करने जाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वहां पे मेनली जो बायो प्रोसेस है, बायोकेम है, टेक्निक्स है, वो सब देख लेना चाहिए। लेकिन फर्स्ट 6 मंथ हमें पूरा एफर्ट देना चाहिए कि हम सब कंप्लीट कर दे, कुछ छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, आपने कैसे टैकल किया है? हमने तो क्लास में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग लगभग लगभग 1 महीना पढ़ाया था। उससे आपको क्या फायदा हुआ? क्या न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पा रही थी एग्जामिनेशन में? पैनिक तो नहीं हो रही थी? और इससे पहले, क्लासेस से पहले, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आप अपने आप को किस लेवल पे पाती थी, कितना सॉल्व होता था? हाँ, तो पहले तो बायोप्रोसेस तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि मतलब न्यूमेरिकल कैसे कैसे आता है, क्योंकि मैंने गेट का ऐसे पेपर नहीं दिया था, सारा सॉल्व भी नहीं किया था। तो बैचलर्स में भी तो इतना थोड़ी ही मतलब था ज्यादातर। तो जब मैं एक्चुअली पेपर देखा मैंने, तो मुझे लगा कि ये सब कैसे सॉल्व होता है। तो फिर जब आपने 1 मंथ में जब बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जब कॉन्सेप्चुअली जब समझती गई, तो धीरे धीरे एंड जब खुद भी एफर्ट देते गई कि मतलब शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, तो मैंने बायोफिज का मतलब 5 पेज में सारा कुछ लिख लिया था मैंने। अब अपने जैसे कहा था, तो वो मैं हर रोज मैं देखती रहती थी, तो वैसे वो सब कुछ फेमिलियर होने लगा। तो आप जब क्लास में कुछ फॉर्मूला भी कहते थे तो वो डायरेक्ट याद आ जाता था।
एंड क्लास में तो आप इतना सारा सब आपने तो ऑलमोस्ट सारा कवर ही कर दिया था, मतलब पीवाईक्यूज क्लास में ही। एंड क्लास में एक टाइम, मतलब आप टाइम दे देना होता सॉल्व करने के लिए, तो वो इतना जल्दी सॉल्व नहीं कर पाती थी। तो मैं भी नेक्स्ट टाइम जब मैं सॉल्व करी तो मैं टाइमर लगा देती था, ताकि मुझे पता लगे मतलब कितना टाइम मेरा जा रहा है सॉल्व सॉल्व करने में। तो यस, वो यस। बेनिफिशियल था। तो आप थोड़ा सा एक पॉइंट वाइज बता सकते हैं, क्योंकि आपने बोला कि जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए लास्ट का एक महीने में। तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बता सकती है स्टूडेंट्स को कि कौन कौन से टॉपिक्स गेट के लिए ऐसे हैं जिनको बिल्कुल स्किप नहीं किया जाना चाहिए। पहले तो मोस्टली बायो प्रोसेस है, हम्म। क्योंकि इस बार भी 2026 में बीटी का ही मतलब बायो प्रोसेस का ही सब कुछ ऑलमोस्ट मतलब लाइक मोस्टली आया, तो वो तो मेन है। एंड फिर बायोकेम, फिर मॉल बायो एंड टेक्निक्स, ऑल्सो इम्यूनोलॉजी। पर ऐसा है कि हम सब कुछ जज भी नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ इस बार का देख के, तो मतलब पेपर भी खुद से देखते रहना चाहिए एंड पैटर्न रिकॉग्नाइज करते रहना चाहिए। एंड ऑल्सो मतलब जो है कि मतलब बायो प्रोसेस का जो था, वो जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मतलब पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक करने से हम जो आता भी है वो भी भूल जाते हैं हम, एंड हम मिक्स कर देते हैं, तो वो नहीं करना। तो इतने सारे टेस्ट देने के बाद और इतना सारा पढ़ाई करने के बाद बायो प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व कर रही थी, तो आपसे हो जा रहे थे एग्जामिनेशन में या पैनिक वाली स्टेट आ रही थी फिर भी? हाँ हाँ सर, मतलब मैंने पैनिक तो नहीं किया एग्जाम में, क्योंकि पैनिक करने से तो जितना आता वो भी सब भूल ही जाती। एक पॉइंट आया जब मुझे कुछ कुछ नहीं आ रहे थे, पर फिर भी अपने अपने आप को मतलब कंपोज किया, पानी पानी वानी पिया। एंड लाइक ऐसे क्वेश्चंस तो आएंगे ही जो आपको नहीं आते हो, मतलब होंगे, पर लाइक ये नहीं कि उसमें ही मतलब लगे रहना है। तो मैंने जबरदस्ती स्किप किया। एंड तभी मतलब लास्ट में थोड़ा टाइम था, तो जो मैं नहीं कर पाई थी वो भी ट्राई किया लास्ट में। और हाँ वही। तो अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि समाधान लाइफ साइंसेज के कांटेक्ट में आप कब आई, और जो जो भी नोट्स आपको मिले, जो क्लास रेगुलर हो रही थी, टेस्ट सीरीज चल रही थी, इसके अलावा जो पावर पैक सेशंस हो रहे थे, आपके जनरल एप्टीट्यूड था, मैथमेटिक्स था, इस ये सब करके आपको कैसा लगा? नोट्स वगैरह, रिकॉर्डिंग्स वगैरह, कैसा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको कैसा था? कैसे आपको पता चला समाधान लाइफ साइंसेज के बारे में? तो सर पहले तो मैं जब जून में अपना कोर्स देख रही थी कि मतलब कहाँ क्या करना है, तो फिर मैं लिंक्डइन में देख रही थी। एंड मैंने चेन्नई का कोर्स देखा था जो लास्ट वीक टॉपर थे, एंड उन्होंने आपको मेंशन किया हुआ था कि मतलब नीरज सर, तो तभी मैंने आपसे कांटेक्ट किया एंड तब से कोर्स स्टार्ट कर दिया। एंड आपने बिगिनिंग से लेके एंड तक जितना भी किया कोर्स, मतलब कोर्स वर्क से लेके डीपीटी एंड डीवाईक्यूज, फिर जो आपने दो दो टाइप के टेस्ट रखे थे, आपने सीएसआर नेटफ्लिक्स ये सब, एंड फिर एक तो गेट सीरीज का, एंड लास्ट में जाकर भी गेट बीटी एंड एक्सेल दोनों का ही टेस्ट का सारा पीवाईक्यू सॉल्व कर दिया था। तो वो तो मोर देन एनफ था, मतलब हमारे प्रिपरेशन को सस्टेन करने करने के लिए। एंड लास्ट तक भी जो चेन्नई ने मैथमेटिक्स का किया वो तो बहुत ज्यादा क्रुशियल था, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 15 मार्क्स आते हैं, तो वो अगर छोड़े तो मतलब बहुत प्रॉब्लम होता। एंड ऑल्सो जैसे खुद से भी अगर हम मैथ्स कर रहे थे तो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स खुद से सर्च करने में बहुत टाइम जाता, तो उन्होंने बहुत कम टाइम में ही ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था मैथ्स का, तो वो तो बहुत हेल्पफुल हुआ था। एंड आपने तो अपना 100% दिया था, बाकी हमारा था कि मतलब हम कितना कितना दे अपना, तो वो तो बहुत सही था। एंड अभी मतलब जब मैं सोचती हूँ तो जब भी मतलब मोटिवेशन चाहिए था तो आप थे, जब भी कुछ मतलब डाउन आ रहा था तो अगर आपको बोलते थे कि सर ये डाउट हो रहा है, तो तब भी आप कह रहे थे कि मतलब अपने आप पर विश्वास रखना है। हाँ, तो वो बहुत हेल्पफुल था। ओके, ओके। आपके नोट्स जो आपने आपको मिले वो पर्याप्त थे जैम और बीटी के लिए, दोनों के लिए? हाँ हाँ हाँ, एक ओके। अब जब आपकी इतनी अच्छी रैंक आ गई है, तो ज्यादातर संस्थान ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए उसके बाद स्टूडेंट्स का हाथ छोड़ देते हैं। अभी भी आप किस तरीके से कनेक्टेड है समाधान लाइफ साइंसेज से, या आपको क्या बेनिफिट हो रहा है अभी भी
हैविंग क्वालिफाइड गेट, अभी भी क्या आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है या आप कनेक्टेड है? हाँ सर, अब आपने जो प्रॉमिस किया था कि आप लास्ट तक हाथ नहीं जोड़ेंगे, वो तो अब भी आपने काउंसलिंग का एक ग्रुप खोला है, तो वहाँ पे भी सब है। एंड मैंने देखा है कि कुछ लोग जैसे मतलब बाकी के लोग जैसे कुछ लोग मतलब जब कुछ आईआईटी के फॉर्म्स के डेट पार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ दिल में नहीं होता है ऐसा, मतलब शांति नहीं है कि मतलब मिस हो जाए, क्योंकि सब सबका हेल्प करने में लगे हैं। एंड कुछ भी डाउट हो तो मतलब किसी को तो पता तो है ही कि क्या कुछ मतलब कहाँ पे है, तो बहुत हेल्पफुल रहा है वो। हाँ ग्रेट। तो अब थोड़ा सा अब आगे का प्लान बताइए शुभांगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए भी आपको सुनेंगे कि आपकी इतनी अच्छी रैंक है, आप कौन कौन से आईआईटीज में टारगेट कर रही हैं, क्या आपका मन है डायरेक्ट पीएचडी जाने का, या आप मास्टर्स करके एमटेक करके जाना चाहती हैं, या आप एमएस का सोच रही हैं, या अब्रॉड पीएचडी का क्या दिमाग में है? अभी के लिए तो मेनली मेरा एम है कि एमटेक में। एंड मैंने सारे टॉप आईआईटी के भर दिए हैं, एंड हैदराबाद का भी। और ऑल्सो मतलब अभी के लिए तो मेनली एमटेक ही है मेन। ऑल्सो बाकी एमएस का भी अगर मिले तो मैं फॉर्म मैंने फिल कर दिया है। ऑल्सो अभी तो डायरेक्ट पीएचडी का मैं सोच नहीं रही, क्योंकि मतलब अभी लगता नहीं कि अभी इतना प्रिपेयर हूँ कि डायरेक्ट पीएचडी करूँ। पर एम एम एमटेक के बाद सोचना होगा गुड मास्टर। गुड गुड। बहुत अच्छा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ें वैसे वैसे आप जरूर सोचती रहें कि कैसे आगे करना है। तो थैंक यू सो मच शुभांगी, आपने इतना समय दिया हमें, और अभी आप ऑलरेडी फॉर्म्स वगैरह भरने की उसमें हैं, प्रोसेस में हैं, और बहुत सारी जगहों के इंटरव्यू भी शुरू होने वाले हैं, तो उसमें इतना समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट अगेन थैंक यू सो मच, और समाधान लाइफ साइंसेज की पूरी टीम और ऑडियंस की तरफ से आपको बेस्ट विशेस, और हम चाहेंगे कि आप बहुत ही अच्छे आईआईटी में जाएं, और उसके बारे में फिर स्टूडेंट्स को बताएं कि आप कहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच इतना बात करने के लिए, और अपने ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे। रियली ग्रेटफुल।